हेलो बच्चों, मैं आपका प्रवीण सर जुडिशियल एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। और आज जिस विषय पर चर्चा होने जा रही है वो विषय है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन साक्ष्य। बहुत बार ये प्रश्न बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर, साक्ष्य दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट एविडेंसेस में ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, तो सर समझ में आता है परिस्थिति जन साक्ष्यों को भी डायरेक्ट एविडेंस क्यों कहते हैं, यानी कि इतना वैल्यू परिस्थिति जन साक्ष्यों को क्यों दिया जाता है। तो बच्चों, इस पर एक बहुत लंबा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। लंबा का मतलब ये नहीं है कि बोरिंग डिस्कशन, लेकिन आप वास्तव में जाने कि परिस्थिति जन साक्ष्य होता क्या है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जैसा कि कहा जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती। एक सामान्य अवधारणा परिस्थिति का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि भाई लाइफ में ये सर्कमस्टेंस आए, ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई, इसलिए कोई अपराध हो गया या कोई घटना घटित हो गई। वास्तव में एक बहुत सामान्य सा और लचर सा उत्तर है। वास्तविक रूप से परिस्थितियां किसे कहा जाता है, क्या परिभाषा है, यह जानना भी आवश्यक है। यद्यपि कुछ केसेस ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, जैसे मैं अभी आप लोगों से केसेस पर डिस्कशन करूंगा। जैसे आप एक केस अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हनुमंत गोविंद का केस है। इसी तरह से शरद बिरदी चंद्रवंशी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। लेकिन केसेस के एनालिसिस करने के पहले डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन पे आते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। वो कहानी आपको कई बार आप लोगों ने वो केसेस भी देखे हुए हैं, आर वर्सेस रिचर्डसन। आर वर्सेस रिचर्डसन का केस। इस केस में क्या होता है कि एक गर्भवती महिला है जो अपने घर में अपने कमरे में मृत पाई जाती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो घटना के बाद से गायब बताया जा रहा है। उसके बॉयफ्रेंड के गाड़ी और जूतों पर उस महिला के बगीचे की मिट्टी लगी हुई है। उस महिला के माता पिता रिचर्डसन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड जो मृत महिला है, डिसीज्ड वुमेन है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। पड़ोसियों के द्वारा अक्सर यह सुना गया, लड़ाई झगड़े की बातें सुनी गई हैं और वो महिला दबाव बनाती रही है कि रिचर्डसन उससे विवाह करे। यह सारा घटनाक्रम कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में एक बात पैदा कर रहा है कि हो ना हो रिचर्डसन ने उस गर्भवती महिला यानी अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है। कैसे आप इस निर्णय तक पहुंचे? ऐसा ही एक केस और है, आर वर्सेस फोस्टर का। बड़ा सिंपल सा केस है, मैं फोस्टर हिंदी में लिख देता हूं, फोस्टर, आर वर्सेस फोस्टर। एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी के पीछे के थोड़ा देर पहले एक आदमी टहलता हुआ जाता है और कुछ समय बाद वो व्यक्ति मृत पाया जाता है। आपके दिमाग में ये आएगा अगर ये भी तथ्य हो कि उस गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी उस गली से नहीं गई थी, उस गाड़ी पर खून के कुछ छींटे थे या उस गाड़ी पर धक्का लगने का कोई निशान था, आपके मस्तिष्क में आता है कि हो ना हो वही गाड़ी ये घटना करती है। लेकिन क्या मात्र इस आधार पर, संभावनाओं के आधार पर किसी को दंडित किया जा सकता है? हाँ, परिस्थितियां जरूर बता रही हैं, वो सर्कमस्टेंस जरूर बता रहे हैं, लेकिन अभी भी एक शब्द रुका हुआ है कि इसको डील कैसे करेंगे, आंसरिंग इसकी कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि परिस्थितियां क्या हैं। पहले तो भाषा में बता दूं, परिभाषा। कार्य, एक्ट, कार्य, कार्यों का पूरा एक समूह, आवली। एक्ट आर सीरीज ऑफ एक्ट विच मेक अनब्रेकेबल ट्रांजेक्शन, जो एक अखंडनीय व्यवहार बनाता है। कार्य या कार्यों
की श्रृंखला जो एक संपूर्ण, अखंडनीय, संव्यवहार बनाता है या प्रकट करता है, वह परिस्थितियां हैं। परिस्थिति कहलाता है। कार्य, कार्य का मतलब यह नहीं है कि कोई काम किया जा रहा है। कार्य को आप फैक्ट से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि फैक्ट का मतलब क्या है? हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग इन योर गैलेक्सी इज एन अ फैक्ट, तथ्य है। आप सब जानते हैं तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक तथ्य होता है और एक भौतिक तथ्य होता है। जो फिजिकल फैक्ट होते हैं वो आपके इंद्रियों द्वारा, 5 इंद्रियों द्वारा, जिनको आप ग्रहण करते हैं। और विचार, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब क्या है? ये मेंटल है। तो कार्य भी तो एक फैक्ट है। और वैसे भी क्रिमिनल लॉ की बात अगर करेंगे, या क्रिमिनल लॉ की बात ना भी करें, एविडेंस की बात करें, तो फैक्ट इन इशू विवादक को ही लेकर चल रहे हैं, फैक्ट को ही लेकर चल रहे हैं। तो कोई फैक्ट है और उस फैक्ट से कोई दूसरा फैक्ट रेलेवेंट है, और वो इस तरह से रेलेवेंट है कि वो सब एक के ऊपर एक डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट शब्द यहां पे मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि इनमें से कोई भी चेन ब्रेक नहीं है, और वो सब पूरे एक सिमिलर ट्रांजैक्शन को डिनोट कर रहे हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शन को सिग्निफाई कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो कार्य, कार्यों की पूरी एक श्रृंखला जो एक संपूर्ण, अखंडनीय, अखंडनीय शब्द मैंने इसीलिए यहां पर डाला कि कहीं से भी वो ब्रेक नहीं है, वो सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, अखंडनीय संव्यवहार बना रहा है। वह परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। अब रिचर्डसन के मामले में आप चले जाइए, जिस पे आप लोग चर्चा कर रहे थे। रिचर्डसन के मामले में चले जाइए। वो महिला गर्भवती है, 1 फैक्ट। रिचर्डसन गायब है, 2nd फैक्ट। रिचर्डसन के गाड़ी पर, जूते पर मिट्टी है, 3rd फैक्ट। पड़ोसी अक्सर लड़ाई झगड़ा सुनते हैं, 5th फैक्ट। माता पिता पसंद नहीं करते हैं, एक और फैक्ट। अब इन सारे फैक्ट्स को आप कैसे देखते हैं? इन सारे फैक्ट को आप एक चीज ऑब्जर्व करके देख रहे होंगे कि एक ही फैक्ट इन इशू, एक ही तथ्य से जुड़े हुए हैं। कि क्या रिचर्डसन ने मारा? रिचर्डसन को दोषी साबित करने के लिए इन सभी तथ्यों का एक दूसरे से संपृक्त होना, एक दूसरे से कोरोबोरेट होना, एक दूसरे से संपोषक होना, जुड़ा होना जरूरी है। अगर इसमें कोई एक एडिशनल फैक्ट ऐसा आ जाता जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, जैसे मान लीजिए वो महिला एग्जाम दी थी, हाई स्कूल का पेपर दी थी। पुराने जमाने में भी कम उम्र में प्यार हो जाता था, इसलिए हाई स्कूल नहीं पसंद है तो चलिए पीएचडी का एग्जाम दी थी, फेल हो गई। अगर वो अपने डेथ के कुछ समय पहले किसी एग्जाम में फेल होने के कारण सुसाइड करती है तो हाइपोथेसिस चेंज हो जाएगी, मैटर डिफरेंट हो जाएगा। 2 ऑब्जर्वेशन निकल के आने जाएंगे, 2 परिस्थितियां निकल के प्रकट होने लगेंगी आपके सामने कि अलग अलग बात हो सकती है। लेकिन जहां पर केवल और केवल एक ही तथ्य को बार बार स्पष्ट किया जा रहा है, एक ही फैक्ट इन इशू से जुड़े हुए सारे सुसंगत तथ्य जोड़े जा रहे हैं, सारे सुसंगत तथ्य जोड़े गए हैं एक ही फैक्ट इन इशू से। इसको आप, ये क्वेश्चन मार्क जो है आपका फैक्ट इन इशू है। वो परिस्थितियों को प्रकट कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि परिस्थितियां
बहुत महत्वपूर्ण है। अब और सरलतम तरीके से एक बार बताने के बाद आपके साथ हम केसेस पर डील करेंगे, और वो केस आपको बहुत आसानी से बताएगा, और वही केस आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है। तो सरलतम तरीका, पहले आप ये समझो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या है। किसी भी घटना के पीछे जो जो संव्यवहार घटित हुए हैं, जो जो फैक्ट्स जिनको हम एक्ट कह रहे हैं घटित हुए हैं, वे सब एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन बनाते हैं, एक संपूर्ण संव्यवहार बनाते हैं, और उनमें कहीं कोई डिफरेंट हाइपोथेसिस डेवलप नहीं हो रही। इस शब्द को मेरे याद रखिएगा, हाइपोथेसिस, अभिकल्पना। हाइपोथेसिस। आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में क्या हाइपोथेसिस डेवलप हो रही है? एक ही अभिकल्पना पर जाकर टिक रहा है कि रिचर्डसन ने ही मारा होगा। अच्छा, केवल हाइपोथेसिस से भी काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। तो 5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो शरद बिरदी चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जस्टिस फजल अली ने बताई है, उसमें जिसको हम 5 गोल्डन रूल कहते हैं, उसमें जो 5 बातें बताई गई हैं बच्चों, असल में वो पांचों बातें आई हैं इस केस से। अब हम लोग केस के मुद्दे पर आ गए, और केस के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि वास्तव में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है क्या। देखिए, हनुमंत गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का ये जजमेंट है 1952 में ही डिसाइड कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में 5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के लिए। हनुमंत गोविंद का केस याद रखेंगे, मैं लिख भी देता हूं, हनुमंत गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952। 5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताएंगी। पहली बात, और ये चर्चा किसकी हो रही है? परिस्थितिजन्य साक्ष्य। पहली बात, इस केस में जो पहली बात बताई गई वो यही बताई गई कि जो भी परिस्थितियां या जो भी तथ्य प्रकट किए जा रहे हैं, जो तथ्य प्रकट किए जा रहे हैं, तथ्य प्रकट किए जा रहे हैं मतलब जो साक्ष्य दिया जा रहा है, जो सुसंगत साक्ष्य दिया जा रहा है, किए जा रहे हैं, वे परस्पर रूप से जुड़े हों और एक ही अभिकल्पना का निर्माण करते हों। यानी जो भी बातें आप बता रहे हैं, जो जो घटनाएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं को जब हम जोड़ते हैं तो उन सारी घटनाओं को जोड़ने के बाद केवल एक सिंगल हाइपोथेसिस डेवलप होती है। सिंगल हाइपोथेसिस को फिर से आप समझिए। सिंगल हाइपोथेसिस का मतलब कि उन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद सिर्फ मस्तिष्क में एक उपधारणा होती है कि अपराध अभियुक्त के द्वारा किया गया, या अपकार सिविल मैटर है तो अपकार अभियुक्त के द्वारा किया गया। खासतौर से आपराधिक मामलों में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि देखिए सिविल मामले डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन आपराधिक मामले कई बार, हर मामले में तो डॉक्यूमेंट रहेगा नहीं, फोटो रील तो रहेगा नहीं, या वीडियो तो रहेगा नहीं, तो कई बार परिस्थितियों के आधार पर, कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं है,
कोई हियरसे एविडेंस नहीं है, ओरल एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड नहीं है, परिस्थितियां बतलाती हैं। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के जजमेंट में लॉर्ड एटकिन ने बहुत बेहतरीन बात बताई परिस्थिति जन साक्ष्य को लेकर। पाकला नारायण स्वामी का भी जजमेंट आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी आप लोग उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। पाकला नारायण स्वामी के केस में भी लॉर्ड एटकिन ने इस बात को समझाया कि जहां पर मृत्यु के पीछे वे सारे घटनाक्रम, वे सारे तथ्य इस प्रकार से कनेक्टेड हैं, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि उन परिस्थितियों को देखकर मात्र एक आकलन लगाया जा सकता है कि मृत्यु का कारण क्या है, मृत्यु का कारण और परिस्थिति प्रकट कैसे होगी। पाकला नारायण स्वामी के केस का भी आपको हवाला पता ही होगा। एक आदमी जो है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं बहरामपुर जा रहा हूं अपने मित्र के अपना पैसा लेने, और उसके बाद उसका शव कुछ दिनों पश्चात एक टीन के बक्से में प्राप्त होता है। अब यद्यपि ये डाइंग डिक्लेरेशन का इशू है, लेकिन आप सोचिए कि पत्नी को यह कहा के जाना कि मैं पैसा लेके जा रहा हूं, डाइंग डिक्लेरेशन कैसे हो गया, यह मृत्युकालीन कथन कैसे हो गया। इस आधार पर किसी को आप दंडित कैसे कर सकते हो कि बीबी ने कहा कि वो अपने दोस्त के यहाँ पैसा लेने जा रहे हैं इसलिए उनका दोस्त मारा होगा, आप कैसे तय कर सकते हो। तो मृत्युकालीन कथन में दो शब्द आते हैं, मृत्यु का कारण और मृत्यु की परिस्थितियां। हम लोग परिस्थिति की बात कर रहे हैं, यद्यपि वो हियरसे एविडेंस के एस्पेक्ट पे हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एटकिन ने परिस्थितियों को क्या बताया वो जानना जरूरी है। तो पाकला नारायण के स्वामी के केस में भी ये जो सारी परिस्थितियां थी, पत्नी से कह के जाना, वहां पर उस व्यक्ति जिसके घर वो गया है, जिस मित्र के गया है, उसका बक्से की दुकान में देखा जाना, बक्सा खरीद कर घर ले जाना, उसका उस रेलवे स्टेशन पे देखा जाना जिस रेलवे स्टेशन पे आने वाली ट्रेन में वो बक्सा पाया गया, ये सारे जो घटनाक्रम है ये एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन और एक सिंगल हाइपोथेसिस का निर्माण रहे हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण कर रहे हैं। और वो हाइपोथेसिस, जो दूसरी बात इसमें कही गई कि जो दोष लगाया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, दोष को पूर्णतया साबित करने योग्य हो। तो जो परिस्थिति जन साक्ष्य दिया जा रहा है वो दोष को पूर्णतया साबित करने योग्य हो, यानी कि जो आरोप लगाया गया उन परिस्थितियों के आधार पर ये बिल्कुल डिटरमाइनली, कंक्लूसिवली डिटरमाइंड कर देता हो कि हां ये अपराध हुआ, इस अपराध को किया गया। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपराध अभियुक्त के सिवाय अन्य किसी के द्वारा नहीं किया गया। अर्थात अपराधिकता को पूरी तरह से साबित करने योग्य होना चाहिए। जो परिस्थिति जन साक्ष्य, भाई आप केवल परिस्थितियों के आधार पर किसी को दोषी नहीं बना सकते। तो अगर आप परिस्थिति जन साक्ष्य, आपके परिस्थिति जन साक्ष्य की प्रकृति इतनी स्ट्रांग है, इतनी फर्मली डिटरमाइंड है कि केवल और केवल वो एक बात को साबित करती है कि अपराध केवल और केवल अभियुक्त के द्वारा किया गया। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं अलग से जोड़ता हूं। अगर मैं फजल अली होता तो 5 गोल्डन रूल की बजाय मैं 6 गोल्डन रूल बताता। हालांकि उन विद्वान न्यायाधीशों ने अपनी बातों को बिल्कुल सही साबित कर दिया है,
लेकिन यहां पर एक बात आपको मैं एडिशनली ये बताना चाहता हूं कि आप ये तय कैसे करोगे कि अपराध केवल और केवल अभियुक्त के द्वारा किया गया। कई बार ऐसा होता है कि सारे सर्कमस्टांस होते हैं, लगता है कि अपराध केवल और केवल अभियुक्त के द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी दोष सिद्धि नहीं होती, कन्विक्शन नहीं होता। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ जाता है बच्चों, मोटिव, हेतु। हर अपराध के पीछे एक मोटिव होना चाहिए, कॉज नहीं। पैसे के लिए बैंक लूटना, मनी, या बेईमानी से लेना, मनी इज अ कॉज, और उस पैसे से हार्ले डेविल्सन गाड़ी खरीदना इज अ मोटिव, या उस पैसे से गरीबों का कल्याण करना इज अ मोटिव। कॉज बिहाइंड कॉज कॉल्ड अ मोटिव, ठीक है। अ वेरी अल्टीरियर रीजन टू कमिट एनीथिंग इज अ मोटिव। जैसे आप लोगों का मोटिव कि जज बन जाएंगे, एपीओ बन जाएंगे तो मम्मी पापा को अच्छा लगेगा, ये आपका मोटिव है, ठीक है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका कॉज है, ठीक है। इसको समझाते हुए एक केस याद आ जाता है जिसपे एक बड़ी बेहतरीन मूवी बनी थी, तलवार। आरुषि हत्याकांड नाम से बहुत फेमस एक हत्याकांड होता है हिंदुस्तान में, और उसके फैक्ट पे सीधे चले आते हैं। होता क्या है कि एक बच्ची रहती है कम उम्र की, 16 17 18 साल की, और वो इकलौती संतान है अपने माता पिता की। वो अपने घर में मृत पाई जाती है। जब पुलिस जाती है तो घर का नौकर भी प्राप्त नहीं होता। 2 दिन बाद छत पर से नौकर की लाश मिलती है, लेकिन मृत्यु उसकी भी उसी दिन हो गई थी जिस दिन आरुषि की मृत्यु होती है। हेमराज नाम का नौकर रहता है। पति पत्नी की इकलौती संतान रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी, गला काट के हत्या होने के बावजूद भी, माता पिता उसको गले नहीं लगाते हैं, क्योंकि माता पिता के कपड़ों पे जो रात में ही पहने थे वो दिन में भी पहने हुए हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हुई है, और एक बूंद भी खून नहीं है। डॉक्टर तलवार जो बाप है वो आरुषि का, उसके गोल्फ स्टिक पर एक ब्लड स्टेन पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि वो गोल्फ स्टिक पे ब्लड कैसे आया, और वो गोल्फ स्टिक पे फिंगरप्रिंट डॉक्टर तलवार के हैं। रात भर नेट ऑन रहता है, यानी रात भर कोई जागा भी है, और दूसरे दिन जब नौकरानी घर पे आती है तो मैडम तलवार मना कर देती हैं कि आज काम नहीं करना है। अब ये सारे सर्कमस्टेंस अगर आप जोड़ते हैं तो सिंगल हाइपोथेसिस पर आप जा रहे हैं कि हो ना हो उन्हीं माँ बाप ने अपनी इकलौती बेटी आरुषि की हत्या की होगी। लेकिन पुलिस और उसके बाद सीबीआई पूरी तरह से फेल हो जाती है ये साबित करने में कि मोटिव क्या है। क्या मोटिव है, क्यों कोई मारेगा? क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है कि मान ले, कोई सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड नहीं है कि हम मान लें, और न ही कोई ऐसा बात निकल के आया कि बेटी के इल रिलेशन थे किसी और से। मोटिव नहीं समझ में आया तो क्यों मारा? सिर्फ इस आधार पर कह देना कि परिस्थितियां कह रही हैं, नहीं होगा। इसलिए विद्वान न्यायाधीशों ने इस शब्द को डाला कि अपराध अभियुक्त के सिवाय और कोई नहीं किया, और अभियुक्त का मोटिव तो रहा ही होगा। सिवाय अभियुक्त के कोई न करने का मतलब कि प्रोसिक्यूशन को संदेह से परे अपना मुकदमा साबित करना होगा। अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन को संदेह से परे आपराधिकता दोषिता भी बोलते हैं, या दोषिता, क्रिमिनलिटी साबित करना होगा। हर स्थिति में संदेह से परे, यानी कोई दूसरा हाइपोथेसिस नहीं डेवलप हो रही है, कोई संदेह ही नहीं है कि सिवाय इस आदमी के और कोई मार ही नहीं सकता भाई, इसी ने वो कार्य किया हुआ। और अगर आप हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं तो आप सिंगल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं।
सिंगल हाइपोथेसिस की, एक ही। तो पांचवी बात यही उन्होंने कह दिया कि अन्य सभी अभिकल्पनाएं, अभिकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस अमान्य हो। अन्य कोई भी हाइपोथेसिस नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि आर वर्सेस रिचर्डसन में मान लो वो फेल हो गई थी, तो कुछ और भी कहानी हो सकती है। या मान लो उसके घर में सामान वामान लूट लिया गया हो, तो हो सकता है कोई और आया हो। हाइपोथेसिस सिंगल होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं, ये हनुमंत गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में बताई गई। आपको अपने एग्जाम में आंसर में ये पांचों पॉइंट लिखना जरूरी है। और यही पांचों पॉइंट, जिसको हम 5 गोल्डन रूल कहते हैं, किस केस में आता है? शरद बिरदी चंद्र बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 का जजमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से इस बात को स्टैब्लिश कर दिया कि कन्विक्शन प्योरली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड था। और वही 5 गोल्डन रूल, 5 गोल्डन रूल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये कभी मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस पर हम लोग, इसके फैक्ट पे आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको जो हेल्ड है वो बताना है, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हम आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन उन केसेस को दिखाने के पहले एक और बात करेंगे। एक शब्द आता है बच्चों, लास्ट सीन थ्योरी। अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत। अब इसको परिस्थिति जनसाक्ष्य में जोड़ने की क्या आवश्यकता है? अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत, इसको पहले समझ जाइए ये होता क्या है। होता ये है कि अगर कोई मृतक है, ये जनरली डेथ के केस में, जनरली नहीं श्योरली डेथ या बहुत ही हीनियस क्राइम के केस में, अंतिम बार अभियुक्त को पीड़ित के साथ दिखता है। आखिरी बार देखा गया, यानी मृतक पीड़ित जो है वो मृतक है, अंतिम बार अकेले नहीं देखा गया। मृतक अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया, अभियुक्त अंतिम बार मृतक के साथ दिखाया गया। मतलब अभियुक्त नहीं मरा है, लेकिन मृतक की मृत्यु के पूर्व अभियुक्त उसके साथ दिखाई दिया। तो इसको परिस्थिति जनसाक्ष्य में पढ़ाने की जरूरत क्या है? क्यों इसको उसमें बता रहे हैं? देखिए, कहीं से तो मामला शुरू होगा ना। अब यहां से चेन शुरू होगी। क्या कर रहे थे तुम? आखिरी बार मृतक के साथ तुम देखेगे। मृतक के साथ देखने का मतलब ये नहीं कि मृतक उस वक्त मृतक हो, वो जीवित है। जैसे मान लीजिए कि बलात्कार और हत्या के केसेस में वो लड़की अंतिम बार देखी गई किसी व्यक्ति के साथ खेत में जाते हुए, और उसके बाद उस लड़की का शव पाया गया। तो जिस व्यक्ति के साथ देखी गई अंतिम बार, क्या उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो ये बताए कि अंतिम बार तुम वहां पे क्या कर रहे थे? अच्छा, ये तय कैसे होगा अंतिम बार? क्योंकि उसके बाद वो पीड़ित किसी अन्य के साथ नहीं दिखा है, इसलिए अंतिम बार बोला जा रहा है। तो क्या कारण था कि अभियुक्त उसके साथ था? उसके पीछे की परिस्थितियां, वहां से आप एक चेन को डेवलप कर सकते हैं कि आखिर अंतिम बार अभियुक्त उस महिला के साथ या उस पीड़ित के साथ या मृतक जिसे हम कह रहे हैं मृतक के साथ क्या कर रहा था, किन परिस्थितियों के अधीन वो
उसके साथ था। तो इस आधार पर यह तय किया जाता है कि अपराध के पीछे की परिस्थितियां ऐसी रहीं कि मृतक अंतिम बार अभियुक्त के साथ था। इससे संबंधित कुछ एक केसेस हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक दो केस बताना चाहूंगा। एक केस आपका है विट्ठल एकनाथ का केस, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, विट्ठल एकनाथ आदलिंगे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये लास्ट सीन थ्योरी का केस है। रूल भी आप बोल सकते हो। अंतिम बार देखे जाने का, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत। इस केस में यही बोला कि अगर आखिरी बार देखा गया है मृतक के साथ अभियुक्त को और उसके साथ अन्य सारी परिस्थितियां इस बात को इंगित कर रही हैं कि अपराध अभियुक्त के द्वारा ही किया गया, अन्य किसी के द्वारा नहीं, तो ऐसे परिस्थिति जन साक्ष्यों को अवश्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि पूरी तरह से संदेह के परे न साबित हो। मुझे अभी याद आ गया था तो मैंने दो केसेस और लिख लिए हैं, बिना पीपीटी के हैं, आप समझ जाइएगा। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कन्हैयालाल 2014 और संजय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इन दोनों केसेस में भी लास्ट सीन थ्योरी की अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत की चर्चा हुई। और इन दोनों केसेस में भी बोला गया कि अंतिम बार देखने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी अवस्था में आप किसी को अंतिम बार देख लिए तो उसको सत्य मान लेंगे। उसके पीछे का संव्यवहार, उसके पीछे की परिस्थितियां, उसके पीछे का चेन, उसके पीछे का मोटिव, उसके पीछे का कॉज जब तक डिसाइड न कर दे तब तक कन्विक्शन वो सही नहीं है। अर्थात लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर भी कन्विक्शन हो सकता है यदि वो परिस्थितियों को स्पष्ट करता हो। अच्छा, यहीं से एक बात और निकल के आ गई कि क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कन्विक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक जजमेंट मुझे याद आता है, वो जजमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगबीर सिंह एंड अदर्स। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा भी है कि कन्विक्शन यदि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जहां कहीं प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि अपराधी की दोषिता को स्पष्ट कर रहे हैं, तब ऐसे मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी दोष सिद्धि की जा सकती है। और भी महत्वपूर्ण केस, संबंधित केसेस पे चर्चा। हरदयाल के केस में भी इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कि सर्कमस्टेंस, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस क्लियर ना हो जाएं, और खास तौर से जो कम्युनिकेशंस इन दी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस क्लियर ना हो जाएं, तब तक उसे महत्वपूर्ण सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं माना जाएगा। और भी केसेस पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया? हाँ, वही ये भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, बस इतना आप जान लो, बातें वही होती हैं, आप सब जानते हो। मूला देवी का केस थोड़ा देखने लायक है। मूला देवी के केस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिलेटेड टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं था।
अच्छा ठीक है, कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत मजबूत नहीं थे, हाई स्टैंडर्ड नहीं थे। इसका मतलब तो ये भी होता है ना कि अगर हाई स्टैंडर्ड सर्कमस्टेंशियल प्रूफ है तो कन्विक्शन उसके आधार पर किया जा सकता है। और कोई केस महत्वपूर्ण आपके लिए? इस केस में भी देखिए कहा गया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चेन एंड प्रोसीजरल एरर ड्यूरिंग द ट्रायल अगर है तो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन यदि वो प्योरली क्लियर है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो मान्य किया जाएगा। स्टेट ऑफ राजाराम, ये बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन हर केस को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। विशेष रूप से आप उन्हीं तथ्यों को जानें जितना आपको बताया गया, खास तौर से हनुमंत गोविंद का केस और शरद बृद्धि चंद्र का केस, इन दोनों केसेस को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। और जो 5 गोल्डन रूल बताए गए आपको, उसको आप कभी भी मिस मत करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आप लोगों से बड़ी अच्छी चर्चा हुई। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, आप इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।